Hello students, a very warm welcome to the online portal of FP Exam Prep. So we have started a series for you in which we will discuss 100 most expected MCQs जो कि हमारे CUET 2024 में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. सो इन दिस वीडियो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस नहीं करेंगे. इस वीडियो से हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता लगे कि किस किस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं और किस तरीके की उसकी जो आपका क्वेश्चन का तरीका है पूछने का उनका वो पता लगे आपको. और उनका जो मेन चीज है इस क्वेश्चंस को या इस सीरीज को बनाने का हमारा वो ये है कि पहले तो आपको इसके बारे में पता लगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं वेरी क्लियरली. ठीक है. दूसरी बात, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा वो भी हम इससे पता करेंगे. ये सीरीज जो है हमारी एक वीडियो में हम नहीं खत्म करेंगे, मे बी 2 या 3 या 4 वीडियोस में इनको खत्म करेंगे. ठीक है. कोशिश हमारी ये रहेगी कि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जाए, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए. पहले मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है हमने कि बस क्वेश्चन देखा है और उसका आंसर बता दिया एंड आगे बढ़ गए. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे और उस आंसर का वो आंसर है क्यों, उसके पीछे का रीजन समझेंगे. इसको हम एक सीरीज बनाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. स्टे ट्यून्ड विद मी टिल लास्ट. ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा. ये क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है. तो जो बच्चे इस CUET एग्जाम को सबसे पहले मतलब पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द बच्चे तो पहली बार ही अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे जो पिछले साल जिनको ड्रीम कॉलेज अपना नहीं मिल पाया वो भी इसको बैठ रहे हो, तो उनको इसके बारे में पता होगा, इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूं. ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो हमारे वीडियो में, ये वर्बल एनालॉजी टॉपिक होता है हमारा, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है. तो सबसे पहला टॉपिक इसी के साथ समझ लें हम कि हमारा जो CUET से जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल से, तो वर्बल एनालॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो वर्बल एनालॉजी क्या होती है एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं. वर्बल एनालॉजी कुछ भी नहीं है. वर्बल एनालॉजी का मतलब है एक तरीके से दो चीजों में क्या समानताएं हैं, दो चीजों में क्या समानताएं या क्या इक्वालिटी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अब देखो यहां से समझाता हूं मैं. अब जैसे ये वॉर है, वॉर का जो रिलेशन है डिस्ट्रक्शन से क्या है, तो आपको पता है कि वॉर होने से डिस्ट्रक्शन होता है, यानी द वॉर का आउटकम क्या है, डिस्ट्रक्शन. तो जब वॉर और डिस्ट्रक्शन का जो वो है, वॉर क्या है, ये एक्शन है और ये क्या है, हमारा रिजल्ट है. तो एक्शन और रिजल्ट का हमें क्या बताना है, यहां पर रिलेशन बताना है. तो ये वॉर हमारा क्या हुआ, एक्शन, और डिस्ट्रक्शन क्या हुआ, हमारा रिजल्ट हुआ. तो ऐसे ही इंसेक्ट का जो है, इनमें से चारों में से यही सेम जो रिलेशन इनका है, इंसेक्ट के साथ इन वर्ड्स में से किसका रिलेशन होगा, तो वो आपको बताना है. तो अब इंसेक्ट का कोई रिजल्ट आर्मी तो होता नहीं है. हाँ, इंसेक्ट का रिजल्ट डिजीज हो सकता है. अगर इंसेक्ट आपको काट लेता है या कुछ भी होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डिजीज होता है. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, डिजीज. तो आपको ये बात समझ में आएगी होगी कि वर्बल एनालॉजी किस तरीके से सॉल्व की जाती है और इसका अपना क्या सिस्टम होता है. ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किससे है, वर्बल एनालॉजी से ही है. अब देखो ग्लूकोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा. ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट. और उसका पर्पस क्या है, ब्लड शुगर को मेजर करना. तो इस इंस्ट्रूमेंट का इसका क्या पर्पस है, ब्लड शुगर को मेजर करना. तो थर्मोमीटर भी हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट. इसका क्या पर्पस होता है, बॉडी शुगर नहीं मापता, ये ब्लड को नहीं मापता, ये हार्ट बीट्स को नहीं मापता, ये क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है. तो इन दोनों का जो रिलेशन है वही इन दोनों का रिलेशन है. ये हमारा आंसर हो गया.
वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्कूल क्या है हमारा, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका पर्पस क्या है, एजुकेशन देना। ऐसे ही होम भी हमारा क्या है, एक तरीके से एक जगह है हमारी, ठीक है। और होम का पर्पस क्या होता है, फैमिली नहीं होता है, रिलेटिव्स नहीं होता है, ठीक है, हैप्पीनेस नहीं होता है। हाँ, होम का पर्पस क्या होता है, शेल्टर देना होता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शेल्टर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इज टू जिम एज, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। करेक्ट, एक्सरसाइज टू जिम एज ईटिंग। अब एक्सरसाइज क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है, और ये उस एक्टिविटी की क्या है, प्लेस। ऐसे ही ईटिंग भी हमारी एक्टिविटी होती है। एक्चुअल में ईटिंग जो होता है वो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ईटिंग की जो जगह है वो फिटनेस नहीं है, डाइटिंग नहीं है, जगह की बात कर रहे हैं तो वो रेस्टोरेंट है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्टोरेंट हो जाएगा। गॉट इट। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, मतलब वर्बल एनालॉजी अगर आपको ठीक से समझ में आ जाती है तो फिर ये इतना टफ नहीं होता है, अनटिल अनलेस कि आपको उसके वर्ड का मीनिंग ही ना पता हो। अगर मीनिंग नहीं पता है तो वहां जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए पहला वर्ड है हमारा ट्रबल और दूसरा है सेफ्टी, ठीक है, और ऐसा ही है फ्रीडम। अब ट्रबल का सेफ्टी से क्या मतलब है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ट्रबल को सेफ्टी से बचाया जा सकता है। अगर ट्रबल हमारा क्या है, कोई आउटकम है, तो सेफ्टी उसको बचा लेगा। सेफ्टी ले लो, ट्रबल आएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर फ्रीडम चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए भाई, सीधी सी बात है कि ट्रबल और सेफ्टी। अब फ्रीडम और लिबर्टी तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रबल और सेफ्टी लगभग अपोजिट है। पेशेंट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता, तो फ्रीडम का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लेवरी हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात हो गई कि ट्रबल का उल्टा सेफ्टी हो गया, फ्रीडम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लेवरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आप, मतलब कई बार क्या, ये सीयूटी में तो ये पूछा ही जाना है। मिस स्पेल्ट तो हर बार दोनों ईयर्स में पूछा गया है, तो मिस स्पेल्ट आपको पूछा ही जाना है। तो मिस स्पेल्ट को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मिस स्पेल्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरा टॉपिक चल गया हमारा। इसमें क्या करेगा वो, आपको 4 ऑप्शंस देगा, 4 ऑप्शंस में एक ही वर्ड को मिस स्पेल्ट करके रखेगा, ठीक है। और वो वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे जो बहुत इजी हों, बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड होंगे। आपने वो डे टू डे लैंग्वेज में आप बोलते रहते हो उनको, लेकिन कभी उनकी स्पेलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, और उनकी स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो ऐसी स्पेलिंग को वो रखेगा आपके पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी स्पेलिंग कैसे ठीक करोगे आप, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले जैसे ही आपने वर्ड देखा, वर्ड देखते ही आप क्या करें, सबसे पहले जो आपके माइंड में पहले से ही जो स्पेलिंग आपके माइंड में है उसको पहले एक साइड में लिख लें। उसको लिख लेंगे तो जो आपकी रियल स्पेलिंग है वो आपके दिमाग में आ जाएगी, और वो जब दिमाग में आ जाएगी तो फिर कभी क्या होता है कि आपको स्पेलिंग तो सही पता होती है, लेकिन जब 4 ऑप्शन आप पढ़ लेते हो चारों को, तो फिर वो क्या हो जाता है, आपके दिमाग से वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप, और वो गलत कर देते हो स्पेलिंग को। सो आपको क्या करना है कि स्पेलिंग चारों देखने से पहले सबसे पहले स्पेलिंग को आपको क्या करना है, साइड में एक रफ जगह पर लिख लेना है। चलिए देखिए, अब सबसे पहला वर्ड है हमारा एडल्ट्रेट। तो एडल्ट्रेट की स्पेलिंग क्या होती है बेसिकली, ADULTERATE। बहुत सिंपल सी स्पेलिंग है लेकिन अगर आप इसको लिखते नहीं हो साइड में और ये चारों वर्ड पढ़ लेते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जो आपकी रियल स्पेलिंग है वो मिक्सअप हो जाएगी और फिर आप स्पेलिंग गलत कर दोगे। तो इसका आंसर तो पहला है ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई वर्ड आता है आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी स्पेलिंग को पहले लिख लेना है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफिडेविट।
अब एफिडेविट का स्पेलिंग सबको आता है, लेकिन जैसे ही आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले लिख लो AFFIDAVIT, ये होती है एफिडेविट की स्पेलिंग। अब चेक कर लो एफिडेविट क्या है, AFFIDAVIT, ये तीनों गलत है हमारी। ठीक है, एफिडेविट का मतलब जानते हो, एडल्ट्रेट का मतलब आप जानते ही हो। एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट करना किसी चीज को, एडल्ट्रेशन का मतलब, एडल्ट्रेट क्या हो गया, उसका अपना ही फॉर्म हो गया। एफिडेविट जानते ही हो आप कि एफिडेविट क्या होता है, कि जब आप किसी मकान को किराए पे लेते हो या फिर कुछ वो करते हो तो वहां पर क्या करता है, एफिडेविट आपका सबमिट होता है। तो वो एफिडेविट जो होता है वो क्या होता है, एक लॉ का एक अपना पेपर होता है। लॉ का कहने का मतलब हमारा जो गवर्नमेंट से एक पेपर लिया जाता है, कोर्ट से लेके आते हैं और एफिडेविट जो होता है वो सबमिट कराते हैं। कई चीज़ों में लगते हैं वो एफिडेविट। ठीक है, ठीक है, जैसे आप मकान बेच रहे हो, मकान खरीद रहे हो, मकान किराए पे ले रहे हो, मकान किराए पे दे रहे हो, इस तरीके से एफिडेविट लगते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा चॉविनिस्ट। अब चॉविनिस्ट जो होता है ना, पहले तो एक वर्ड देख लो चॉविनिस्ट होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लो। चॉविनिस्ट जो होता है ना, वो होता है अ डॉगमेटिक पर्सन, ए डॉगमेटिक पर्सन who thinks that his nation, religion or gender is the superior। ठीक है, कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है मेरा ही देश, मेरा ही धर्म और मेरी ही जेंडर जो है वो सबसे सुपीरियर है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, कहने का मतलब है कि जैसे धर्म को लेकर कुछ लोग बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, हर धर्म में, हर रिलीजन में लोग अच्छे भी होते हैं और लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन इस तरीके का व्यक्ति मानता है कि हम मेरा ही धर्म में सबसे, मतलब मेरे धर्म में कभी कोई गलत व्यक्ति है ही नहीं, या मेरा धर्म गलत है ही नहीं और बाकी सब धर्म गलत है। तो इस तरीके का व्यक्ति जो होता है उसे चॉविनिस्ट कहते हैं, और उसकी स्पेलिंग जो होती है हमारी ये होती है CHAUVINIST, चॉविनिस्ट। क्लियर, हाईली डॉगमेटिक पर्सन, हाईली डॉगमेटिक पर्सन उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफरेंस। अच्छा, एक वर्ड होता है हमारा डिफरेंस। अब डिफरेंस तो आप जानते हो, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हो डिफरेंस का मतलब, लेकिन ये वर्ड डिफरेंस वाला वर्ड नहीं है, ये एक और वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है टू शो रिगार्ड, या रेस्पेक्टफुल। इसको डेफरेंस कहते हैं। तो डेफरेंस की जो स्पेलिंग होती है हमारी, वो होती है हमारी DEFERENC, यानी कि मतलब आपको कैसे ध्यान रखना है कि इसके अंदर कभी कोई चीज डबल नहीं है। DEFERENCE, तो ये मतलब एक साथ कोई चीज डबल नहीं है, लेकिन देखो इसमें डबल है, इसमें डबल है और इसमें डबल है, तो ये इसीलिए गलत होगा। ठीक है, सो डेफरेंस का मतलब होता है टू शो रिगार्ड या रिस्पेक्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड हमारा एंटरप्रेन्योर। इसे हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। इसकी स्पेलिंग वैसे बहुत इजी है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग तब हो जाती है जब आप चारों पढ़ लोगे। अब एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होती है, ENTREPRENEUR, ये एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होती है। अब चेक कर लो, ENTER नहीं होगी, ENTREP इसमें है ही नहीं, ENTREPRENEUR, अच्छा ई लगा दिया है, ENTER, ये गलत हो गया। अच्छा, इसमें जो एक स्पेलिंग इन्होंने लिख दी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बच्चों, तो इसमें से ई काट देते हैं हम, तो हमारी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये वाली। ओके, सो ध्यान रखेंगे इसका। एंटरप्रेन्योर समझते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस डालते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
अब ये जो अगले क्वेश्चन आ गए आपके पास, ये किस टॉपिक से पूछे गए हैं? एरर फाइंडिंग से। ये एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि ये फर्स्ट टाइम जब CUT हुआ था तब उसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें एरर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच के एरर पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है उसने, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल टेल यू द सीक्रेट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, पढ़ने में तुम्हें कभी गलत नहीं लगेगा, लेकिन ये हमेशा गलत होता है और ये पेपर में रिपीटेडली पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। तो यहीं पर मैं इसको आपको समझाऊंगा भी, इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो ध्यान से देख लेना इसको एक बार। देखो पहली बात आप क्या समझ लो कि हमारे इंग्लिश के अंदर, एंटायर इंग्लिश के अंदर 2 तरीके के क्लॉज को हम क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। एक होता है हमारा मेन क्लॉज और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, नेवर बी इन फ्यूचर टेंस, नेवर बी इन फ्यूचर टेंस। और जो मेन क्लॉज होता है शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ the main clause is in future tense। वो भी कब, जब आपका मेन क्लॉज फ्यूचर में होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को उठाकर फ्यूचर टेंस में लिख दोगे, उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका मेन क्लॉज फ्यूचर में है तब। अब आप कहोगे सर ये मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक बात समझा देता हूं आपको। क्लॉजेज हमेशा जो होते हैं ना वो कंजंक्शन के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। सो हमारे एंटायर इंग्लिश में सिर्फ 2 ही कंजंक्शन हम फेस करते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम फैन वॉइस के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन वॉइस में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। फैन वॉइस आपने बचपन से पढ़े होंगे, प्राइमरी में भी पढ़ाए जाते हैं। कंजंक्शंस जब आपको पढ़ाए गए होंगे तो फैन वॉइस बताया गया होगा, बिकॉज जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो बस ये 7 ही कंजंक्शन होते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि फैन वॉइस को छोड़कर, अगर हम इनको छोड़ दें तो फैन वॉइस को छोड़कर जितने भी कंजंक्शन होते हैं वो सब हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अगर आप ये 7 याद रख लोगे तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने आप समझ में आ गया कि जितने बाकी सब कंजंक्शन होते हैं वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर नहीं होगा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर अप्लाई होगा। सो इनको छोड़कर किसी भी कंजंक्शन से अगर 2 क्लॉज जुड़े हैं तो वहीं पर आपकी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो यहां कंजंक्शन कहां है, ये देखो आफ्टर जो है ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि इसने 2 क्लॉजेस को जोड़ा है, यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली और आई विल टेल यू द सीक्रेट। तो क्योंकि इसे पहले लिख लिया गया है तो इसलिए कंजंक्शन शुरू में आ गया है, इसे बाद में लिखते तो कंजंक्शन बीच में आ जाता। अब देखो ये आफ्टर जो है इनमें से तो कोई कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब साफ समझ में आता है कि ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा कौन सी क्लॉज बनाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। अब हमें यह पहचान में आ गया कि जो आफ्टर वाला है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट हमेशा क्लॉज वही होगा जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ा होगा। तो कंजंक्शन किसके साथ जुड़ा है, इसी क्लॉज के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये जो बाकी बची हमारी, ये क्या हो गई, हमारी मेन क्लॉज हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि हमारी मेन क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में है, तो देखो मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर टेंस में है,
तो हमारी जो है नेवर बी इन फ्यूचर टेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती, तो ये नहीं होनी चाहिए। विल काटो, किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे विल काटोगे तो रिटर्न अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ठीक हो गया। तो ये ऐसे हो जाएगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल टेल यू द सीक्रेट। तो हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी अगर आपकी मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती। उसे उठाकर सीधा उसका जो विल है वो काट दो और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो। ये भी ध्यान रख लेना, यू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म नहीं रखते, प्लूरल फॉर्म रखते हैं। सिंगुलर तो एस लगाकर बनाओगे ना, तो यू के साथ तो सिंगुलर है, अगर यहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहां एस लगाना पड़ता। मान लो एक एग्जांपल देके समझा देता हूं मैं आपको। इफ he will work hard, he will succeed। अब ध्यान से देखो, दो हमारे पास क्लॉज हो गई, एक ये क्लॉज हो गया, एक ये क्लॉज हो गया। कंजंक्शन कहां है? इफ हमारा क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये मेन क्लॉज हो गई। मेन क्लॉज हमारा विल में है, तो ये विल में नहीं होना चाहिए, तो विल कट गया। अब प्रॉब्लम यह है, जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाओगे तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्क्स लगता है, तो यहां वर्क्स लगाओगे। तो बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को? हाँ, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम ध्यान से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? माई रिलेटिव्स हैव लेफ्ट फॉर माता वैष्णो देवी लास्ट सैटरडे। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूं। एक्चुअल में कभी भी जब भी आप टेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, या टेंस आपको किसी ने अच्छी तरह से पढ़ाया होगा, या कहीं अच्छी बुक में आपने पढ़ा होगा, या कोई अच्छा मेंटर आपको मिल गया होगा, तो ये बात बहुत कॉमन सी है जो वो बताते हैं, जो समझाते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस इज यूज्ड according to time only, according to time, tense is used according to time, not time is used sorry according to tense। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा ध्यान रखेंगे आप हमेशा, ठीक है? ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज करते हो, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम यूज करते हो। सो जब भी सेंटेंस में या किसी टेंस में आपको टेंस देखना है, किसी सेंटेंस में आपको टेंस देखना है, तो सबसे पहले चेक करो उसका टाइम क्या है। अगर टाइम पास्ट है तो टेंस भी पास्ट का होना चाहिए, टाइम प्रेजेंट है तो टेंस भी प्रेजेंट का होना चाहिए, टाइम फ्यूचर है तो टेंस भी फ्यूचर का होना चाहिए। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस रखना होता है। अब यहां पर हम देखें तो टाइम कौन सा है, तो आपको समझ में आता है लास्ट सैटरडे, इसका मतलब पास्ट का टाइम है। अब हमें टेंस कहां से पता लगता है? टेंस हमें वर्ब से पता लगता है। तो देखो वर्ब लिखी है हमें हैव लेफ्ट, और ये कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट की। तो जब आपका टाइम पास्ट का है तो वर्ब कैसे प्रेजेंट की हो जाएगी? क्योंकि टेंस होता है टाइम के अकॉर्डिंग यूज, ना कि टाइम होता है टेंस के अकॉर्डिंग यूज। सो अगर पास्ट का टाइम है तो पास्ट की वर्ब होनी चाहिए। सो ये जो है ना लास्ट सैटरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट पास्ट है, डायरेक्ट पास्ट पास्ट इंडेफिनिट बनाता है। तो हैव लेफ्ट कट जाएगा हमारा, सिर्फ यहां क्या आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। तो ये हो जाएगा माई रिलेटिव लेफ्ट फॉर माता वैष्णो देवी लास्ट सैटरडे, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मेडिसिन will help in prevent the infection to spread to other parts of the body। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला ना आपके सामने हमने ये क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो बेसिकली पूछे ही जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है? तो आप इसे ध्यान से देख लें। अब होता क्या है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इंग्लिश में आपने प्रीपोजिशंस पढ़ी होंगी, पढ़ी नहीं होंगी तो पता तो होगा ही प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। इन, ऑन, फॉर, अबाउट, अप, डाउन,
ठीक है, लाइक, above, over, these are all some prepositions. So prepositions का एक फैक्ट हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो preposition होता है ना बच्चे, preposition के बाद अगर कुछ भी रखोगे आप, कुछ भी, तो it should be a noun और pronoun. ये एक फैक्ट है जो ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है आपको. तो preposition के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा तो it should be a noun और pronoun. ठीक है, वो या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, इसके अलावा प्रीपोजिशन के बाद कुछ नहीं रखा जा सकता. अब अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद वर्ब मिलती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी मैं बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही सिर्फ आता है. वर्ब मिलेगी या एडवर्ब मिलेगा या एडजेक्टिव मिलेगा या कोई भी अदर पार्ट, कंजंक्शन मिल जाए या कोई भी अदर पार्ट मिले, वो गलत हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म में आ सकती है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में. प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ सकती है तो वो सिर्फ आईएनजी फॉर्म में आ सकती है. अब तुम कहोगे सर अभी तो कह रहे थे आप वर्ब आएगी नहीं. अभी ध्यान से सुने इस बात को कि सिर्फ वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में इसलिए आ सकती है क्योंकि वर्ब को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है हमारे पास, दैट इज वर्ब के आईएनजी फॉर्म उसके साथ हम जोड़ देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाउन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम जिरंड फॉर्म भी कहते हैं. क्या कहते हैं, जिरंड फॉर्म. तो अब बन गया ना ये नाउन. तो फाइनली बात तो वही हुई कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है. तो वर्ब आया था, लेकिन आया किस फॉर्म में, नाउन फॉर्म में. तो प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाली जितनी भी वर्ब होती हैं, दे शुड बी इन जिरंड फॉर्म. और जिरंड फॉर्म बनाने के लिए उनके साथ हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को फिट करना पड़ता है. इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को. चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं. कह रहे दिस मेडिसिन विल हेल्प इन प्रिवेंट. अब देखो ये इन है, इन प्रीपोजिशन है, प्रिवेंट हमारी वर्ब है. प्रिवेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बैठी है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नाउन होती नहीं. सो इसको क्या करते हैं, इन प्रिवेंटिंग. आपने पढ़ा भी होगा, यूजुअली जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं वर्ब के फॉर्म में, वो आईएनजी फॉर्म में ही बोला जाता है. तो उसके पीछे रीजन होता है कि वर्ब के प्रीपोजिशन के बाद कोई भी चीज नाउन फॉर्म में आनी चाहिए, और वर्ब लिखोगे तो उसको नाउन बनाने के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. नेक्स्ट है, द मैन आस्क्ड द बॉय whether the bag he had lost contained 2000 rupees. अभी एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और पेपर में रिपीटेडली पूछा जाता है. अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझें. मान लो ये एक टाइमलाइन है. टाइमलाइन पर अगर हम बात करें, भाई टाइमलाइन पर अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास तीन ही टाइम होते हैं. प्रेजेंट, ठीक है. अब प्रेजेंट के टाइम का पहला वाला सारा हमारा पास्ट होता है और प्रेजेंट के बाद वाला सारा हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है. बात समझ में आ रही है बच्चों. अब एक बात समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई बात बोली, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने यहां पर बोली बात, तो यही यहां पर बोलेगा तो पास्ट माना जाएगा. ठीक है, मान लो एक व्यक्ति ने यहां पर कुछ बोल दिया, यहां पर उसने कुछ बोल दिया और यहां पर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर खड़े होकर वो पास्ट को ही तो रिपोर्ट करेगा, वो प्रेजेंट को तो रिपोर्ट कर नहीं सकता. अब आ जाओ इधर, मैं समझाता हूं इस बात को यहां से. अगर पूरी बात समझ में नहीं आई तो यहां समझ में आएगा. देखो, द मैन आस्क्ड द बॉय whether the bag he had lost contained 2000 rupees. अब देखो, एक्चुअल में इस व्यक्ति ने जो बात कही वो आस्क्ड कही, पूछा. तो पूछा, ये आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, तो उसने पास्ट में ही पूछा होगा, और जो बात पास्ट में पूछी होगी वो भी, ये भी बात पास्ट में ही रही होगी. भाई सीधी सी बात है, अगर उसने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारे बैग में 2000 रुपीज थे क्या, तो ये भी उसी समय पूछा होगा, पास्ट में. लेकिन तुम ध्यान से देखो
कि हमारी बात जो मेन वर्ब, एक्चुअली मैं इसको सीधा सीधा समझा दूं आपको, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारी मेन वर्ब पास्ट में हो तो हमारी बाकी की सारी वर्ब भी पास्ट में चली जाती हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पास्ट में यहां खड़े होकर बोला, अब सीधी सी बात है कि अगर उसने यहां खड़े होकर बोला, मान लो भी मैं प्रेजेंट भी हटा देता हूं, किसी ने यहां बोला ये वाली बात, अब ये जो बात है कोई ना कोई तो रिपोर्ट कर रहा होगा और वो अपने प्रेजेंट में ही रिपोर्ट कर रहा होगा। मान लो ये बात जिसने भी बोली होगी अपने प्रेजेंट में रिपोर्ट करी होगी। यहां उसने रिपोर्ट करी और उसने बताया कि आदमी ने पूछा, और कब पूछा होगा, वो भी पास्ट में पूछा होगा, उसने पास्ट में पूछा होगा। अब पास्ट में वो जब रिपोर्ट करेगा तो चाहे वो अपने पास्ट को रिपोर्ट करे तो भी पास्ट होगा, चाहे वो अपने प्रेजेंट को रिपोर्ट करे तो भी पास्ट होगा, और चाहे वो अपने फ्यूचर को रिपोर्ट करे तो भी पास्ट होगा। तो कहने का मतलब जब भी हमारी मेन वर्ब पास्ट होती है तो उसकी बाकी की सारी वर्ब भी पास्ट हो जाती हैं, बिकॉज वो बात पास्ट में बोली गई है और जो रिपोर्ट कर रहा है वो पास्ट की बात को रिपोर्ट कर रहा है, और पास्ट की कोई भी बात आप रिपोर्ट करो जो उसने बोली है तो वो सारी पास्ट ही होंगी। तो अब जब ये पास्ट है तो हमें कंटेन वर्ब पास्ट कैसे लिख सकते, प्रेजेंट कैसे लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा कंटेन्ड। और सीधी सी बात ये है बच्चों कि आप हमेशा देख लेना जब भी आपकी मेन वर्ब पास्ट हो तो ये ध्यान रखना कि आगे कल जितने भी वर्ब लिखे जाएंगे वो पास्ट फॉर्म में होने चाहिए। ये एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। हालांकि ये बात जो मैंने बताई है ये बहुत बहुत सिंपल सी बात है जो मैं समझा रहा हूं कि भाई किसी भी पास्ट को कोई भी व्यक्ति अगर रिपोर्ट करता है तो उसने अपना फ्यूचर बोला हो, अपना प्रेजेंट बोला हो या अपना पास्ट बोला हो, वो सब पास्ट ही होते हैं। ठीक है, इसलिए मेन वर्ब अगर पास्ट हो तो बाकी सारी वर्ब पास्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा एरर क्या है, कंटेन्ड का एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट दे आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। अब पहले तो यही देख लो, ये पास्ट है तो आगे की वर्ब पास्ट है, हाँ पास्ट है, तो फिर कोई अभी इसमें वर्ब की गलती नहीं है। लेकिन अब इससे पहले, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो सेंटेंस जो होते हैं ना हमारे, वैसे तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं 2 टाइप के सेंटेंस आपको समझाता हूं यहां। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, और एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव, है ना। तो एफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अच्छा, सिर्फ इनके फुल स्टॉप लगाने से और इनके क्वेश्चन मार्क रखने से ही एफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं हो जाते, इनके पीछे और भी कुछ वजह होती है। अब देखो ये जितने भी WH वर्ड होते हैं ना बच्चे, WH वर्ड में आपका वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, वाई वेयर व्हेन हाउ, व्हाट हो गया, ठीक है, हु हो गया, whom हो गया, whose हो गया, एंड एटसेट्रा। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म करने के साथ साथ ये क्या होते हैं, हमारे कंजंक्शन भी होते हैं। ठीक है, ये जब 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तब ये कंजंक्शन होते हैं, जब ये क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तब ये क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा, Why are you shouting? So this is a direct question. This is a direct question. लेकिन इसी को अगर मैं लिख दूं, I know that why are you shouting? तो अब ये जो WH वर्ड है ना, ये WH वर्ड क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये कंजंक्शन हो गया। अब ये क्या है, कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब ये कंजंक्शन होता है ना तब ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं करता। अब ये बात समझ लो कंजंक्शन क्या होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब भी आप WH वर्ड से क्वेश्चन करते हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है,
सब्जेक्ट से पहले। लेकिन जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होते हो जिसमें क्वेश्चन नहीं होता, तो ध्यान से रखना उसमें कि अभी भी तुमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा हुआ है। इसका मतलब है ये स्टिल क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। तो जब भी आपको अफर्मेटिव बनाना हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाद में ले आओ, सब्जेक्ट पहले ले आओ। तो इसको होना कैसे चाहिए था, वाई यू आर शाउटिंग, तब ये जाकर ठीक हो जाता। तो आपको बस इस कॉन्सेप्ट में यही ध्यान रखना है कि जब भी WH वर्ड का यूज हो तो अगर वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है तो ये जरूर चेक कर ले कि उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, उसके तुरंत बाद उसका सब्जेक्ट होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में जानी चाहिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। दे आस्क्ड हिम व्हाई वाज, अब देखो ये व्हाई लिखा है, अब व्हाई वाज के तुरंत बाद वाज दे दिया, जबकि ये क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का। व्हाई वाज ही नॉट डूइंग हिज वर्क, तो ये क्या हो जाना चाहिए था, दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज यहां आ जाना चाहिए था, तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, सो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं ऐसी वीडियोस अभी लाता रहूंगा जब तक हमारे 100 क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो ऐसी ही वीडियोस में लाता रहूंगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। बिलीव मी, ये आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी हेल्प मिल सके और टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी लाइक अनलाइक करना आपके ऊपर है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं तो आपकी मर्जी है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपसे 3 या 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, वर्बल एनालॉजी के, मिस स्पेल्ट के, देन हमने एरर ओमिशंस के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर बहुत जल्द ही आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।